बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शमूलियत की खबरों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके बाद पार्टी मुश्किल मौशी फैसलों का बोझ भी उठाने के लिए तैयार होगी, और क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन विफाक में इत्तेहाद से ये तासुर लिया जा सकता है कि हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि मुल्क में गंदम बहरान के हवाले से किसानों की जानिब से गंदम की खरीदारी ना होने की सूरत में 10 मई से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत गंदम खरीदारी और तहकीकात में हिचकिचाहट का शिकार क्यों है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम पर बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या मोदी का सियासी खेल खत्म होने को है। पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में गवर्नर्स की नामजदगी के बाद पाकिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के बाद पंजाब और KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स के नाम सामने आए, जिसके बाद ये भी इंदिया दिया जाने लगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में काबीना का हिस्सा भी बन जाएगी। गवर्नर्स की पहले बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की तरफ से पंजाब में सलीम हैदर का नाम सामने आया और KPK में फैसल करीम कुंडी का नाम दिया गया। गुज़श्ता शब फैसल करीम कुंडी अपने ओहदे का हलफ ले चुके हैं, जबकि गवर्नर पंजाब का हलफ 7 मई को होगा। और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले जाफर मंदोखेल 6 मई को यानी कि कल अपने ओहदे का हलफ लेंगे। पंजाब और KPK में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स की तैनाती के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ताल्लुकात को पहले से बेहतर गर्दाना जा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से विफाक में काबीना में शमूलियत पर भी रजामंदी का इजहार कर दिया गया है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराही पीपल्स पार्टी की रूबीना खालिद को देने का फैसला किया गया है, जबकि 2 वजारतें सिंध, 2 बलूचिस्तान और बाकी 4 वजारतें पंजाब से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं को दी जाएंगी। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद दोनों जमातों में इत्तेहाद के बाद मरकज में हुकूमत बनाने पर इत्तफाक किया गया था। पीपल्स पार्टी बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी थी और वजारतें लेने से इनकार किया था। डील के तहत सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पीपल्स पार्टी को मिल चुके हैं। गवर्नर्स की नामजदगी और विफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों से विफाक में इत्तेहादी हुकूमत पहले से मजबूत दिखाई दे रही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाक में मुश्किल मौशी फैसलों में हुकूमत की शराकत दार नहीं बनना चाहती थी, मगर सबसे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों विफाक में हुकूमत का हिस्सा बनना चाहती है। गुज़श्ता 2 माह में ऐसी क्या तब्दीली आई है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के कायदीन की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 1 करने के मुतालबे को भी सपोर्ट करेगी? वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिसके सरबराह की मुद्दत फिक्स ना हो। दोनों मामलात डिस्कस हो रहे हैं, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजों की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने की बात भी हो रही है। बतौर वज़ीर कानून इस पर काम करने की हिदायत नहीं मिली, लेकिन वो इसको मुस्तरद नहीं करते, ये कहना था वज़ीर कानून का। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी की शमूलियत से विफाक में हुकूमती, मौशी और सियासी चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में सामना हो सकेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतल्लिक कानून साजी पर मुस्लिम लीग नून का साथ देगी? क्या इत्तेहादी हुकूमत अपनी 5 साला मुद्दत पूरी कर सकेगी? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, प्रोग्राम में आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये जो ख़बरें हैं 8 वजारतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने के हवाले से, इनफैक्ट कुछ तो नाम भी सामने आना शुरू हो गए हैं, किस सूबे में कितनी वजारतें जाएंगी। ये फ़ैसला अगर वाकई हो चुका है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, तो इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? आखिर ऐसी क्या तब्दीली आई है 2 महीने में? शुक्रिया। गुजारिश है कि सियासत में गुफ्त शुनीद तो रहती है और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा अमल होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में गुफ्त शुनीद करे, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो कोलिशन पार्टनर्स हों।
क्योंकि इश्यूज़ को आप रिजॉल्व तो तभी कर सकते हैं थ्रू डायलॉग, और हमारा डायलॉग तो बिल्कुल ऑब्वियसली PMLN के साथ रहा। और हमने जिन हालात में ये फ़ैसला किया हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कि हुकूमत साजी में हम तावन करेंगे, मावनत करेंगे PMLN की, और प्रीमियरशिप उनके पास जाएगी। ऑब्वियसली मुल्क की जो हालात थे, जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी और जो इकनॉमिक सिचुएशन थी, उसको मद्देनज़र रख के पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक फ़ैसला था। बहरहाल ये फ़ैसला फरवरी में था कि उस वक्त एक डिसीजन था CEC का कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तो हम रखेंगे, लेकिन शायद गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, कैबिनेट का हिस्सा, ताकि हम चाह रहे थे कि वो जो PDM की गवर्नमेंट थी उसमें कुछ हैंडीकैप ज़रूर हुए जब प्रीमियरशिप भी N के पास थी, लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज़ में हंगामी नज़र नहीं आ रही थी। तो वो ये था कि इनको फ्री हैंड मिलना चाहिए ताकि PMLN जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकें और अडॉप्ट भी कर सकें। बहरहाल अभी ये गवर्नर्स का इशू जो है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका, वो एक गवर्नर की होगी, की हो जाएगी। और ये मुलाकात, रीसेंट मुलाकात हुई है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उसमें उसी हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि वो फिर एक दफ़ा बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने फिर से ऑफर किया है पीपल्स पार्टी को कि आए काबीना का हिस्सा बने, और उसके बाद ये आई थिंक पेशरफ्त हुई है। उसके बाद बिल्कुल ऑब्वियसली जो पहला डिसीजन भी था वो चेयरमैन साहब ने अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं किया था, बल्कि उस वक्त तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब भी उन मीटिंग्स में शरीक होते थे। तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो भी प्रपोजल्स अभी जनाब शहबाज शरीफ साहब ने दी, ऑब्वियसली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसने पहले डिसीजन लिया था उसी के पास चेयरमैन साहब इस इशू को लेके जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि जो नेशनल इंटरेस्ट में होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो CEC है वो फैसला करेगी। ठीक है बुखैर साहब, लेकिन एक चीज़ उस वक्त अगर जैसे आपने बताया कि क्यों ये फैसला किया गया कि हम काबीना का हिस्सा ना बने, हमने देखा है 16 महीने के PDM के हमारे अपने शोज़ पे भी पीपल्स पार्टी के लोग आते थे, बहुत सारी चीज़ों पर नून को ब्लेम करते थे। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कहा कि जी इकोनॉमिक डिसीजंस में कैसे बरिज़िम्मा हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रही। आप लोगों ने फैसला किया फ्री हैंड मिले, ये फैसले करें, लेकिन अब अगर वाकई पीपल्स पार्टी जाती है, काबीना का हिस्सा बनती है, तो इसकी दो सूरतें हो सकती हैं ना, कि या तो वाकई ये यकीन हो चला है कि ये हुकूमत जो है अभी सिर्फ 2 महीने में ही ऐसे इकदामात कर गई है, मौशी फैसले कर गई है कि वाकई ये अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा या हमें भी उसका स्याह हो जाएगा, या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं से ये ज़मानत मिली है, कोई यकीन आ गया है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल तक यही हैं, तो अगर इनके साथ शामिल होना है तो हो जाए। असल में देखें, बहुत सारी बातें स्पेकुलेट की जाती हैं या प्रिजम्पटिव हो जाती हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बिल्कुल अश्योरेंस दी थी PMLN की क़यादत को कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरने नहीं देंगे, हम चाहेंगे कि हम मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे, और पार्लियामान के अंदर आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, लेजिस्लेशन में भी सपोर्ट करेंगे, और हम ये सपोर्ट भी करेंगे कि मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस बेहतर हों। ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने अल्टीमेटली फिर आवाम के पास तो जाना ही होता है जी, और आवाम के पास पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं या पॉलिटिकल लीडरशिप है कारकर्दगी की बुनियाद पर जाती हैं, और हम ये समझते हैं कि हम अगर कोलिशन में हैं उनके साथ, और जो हम प्रैक्टिकली हम कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी लेजिस्लेशन में उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी प्रीमियर ऑफिस को हम सपोर्ट करते हैं, तो उससे आप जान भी छुड़ा नहीं सकते टू सम एक्सटेंट, तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आएगी जब पार्लियामान में डिस्कस होती, तो वो तो ऑब्वियसली आती है। इसीलिए हम समझते हैं कि देखें ना जी, मुल्क आज खड़ा कहाँ है, मुल्क आज फिर क्राइसिस में फंसा हुआ है, और ये आपके सामने जब गंदम का जो स्कैंडल है, जो इशू है, ये बड़ा हॉट बर्निंग इशू है, और इस पे हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन बड़ी बैडली अफेक्ट हो रही है, तो इसके लिए भी हमें इनपुट देना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा इस पे बात पे बिलीव करती है कि अल्टीमेटली एक टाइम ज़रूर आता है आफ्टर 4 years 5 years ऑब्वियसली, अब कि आप आवाम के पास जाते हैं, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है,
और इसके लिए आप देख लें अभी रिसेंट जो कल यूके में जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, तो जो गवर्नमेंट जमात है कितना बुरी तरह वो उसका फेलियर नज़र आ रहा है। तो ऑब्वियसली लोग तो बेस्ट जज वही होते हैं, वो किसी सियासी जमात की, किसी हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से अपने फैसले भी देते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर जो अभी नया रिसेंट पार्लेज हुआ चेयरमैन साहब का और प्राइम मिनिस्टर साहब का, ये हमारी सीसी जरूर इसको एग्जामिन करेगी। सही है। और अभी ये सुन रहे हैं कि ये काबीना में जो एक्सटेंशन है या उसकी तोसी जो है वो बजट से पहले कर ली जाएगी और उसमें ही पीपल्स पार्टी को ये वजारतें देने की बात की जा रही है। बहरहाल बुखारी साहब, एक और मामला जिसका आपने भी जिक्र कर ही दिया, गंदम की बरामद का मामला, जिससे किसानों को बहुत मुश्किलात हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी तहकीकात में कोई हिचकिचाहट है या कहीं कोई रखने डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ज़ाहिर है इस हुकूमत ने तो नहीं किया, ये हुआ तो निगरान जो पिछली निगरान हुकूमत थी उसके टाइम पर है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मैं समझता हूँ कि फर्स्ट मई का जी देखिए, मैं तो आई एम ऑन रिकॉर्ड कि 1 मई का जो फंक्शन इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में हुआ, तो मैं तो बड़ा ओपनली मैंने कहा कि मैं तो देखना चाहता हूँ कि चेयरमैन नैब क्या कर रहा है। ठीक है, अंडर द नैब ऑर्डिनेंस वो उनके पास इख्तियार है, या तो वो किसी की कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लेते हैं या एट हिज ओन नॉलेज। तो अभी उनको पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही नैब के चेयरमैन को। ही शुड वर्क इंडिपेंडेंटली। नैब वो इदारा नहीं होना चाहिए जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो या आर्म ट्विस्टिंग के लिए हो। ये इशू है, दिस इज़ द इशू कि जो बराह रास्त नैब की डोमेन में आता था। मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूट कर दी, एग्जामिन कर रहे हैं, तो आया ये नैब का चेयरमैन, ये इनकी कोई जिम्मेदारी कानून के मुताबिक है कि नहीं है? ओके, ठीक है, मेरा तो सवाल उनसे है कि यहाँ पर नैब को अपना किरदार, चेयरमैन नैब को जो है वो नोटिस लेकर इस मामले का खुद से तहकीकात करवानी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। बुखारी साहब, कानूनदान भी हैं आप, अभी कानूनी मामलात को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, एक तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं बहुत अरसे से जजेस का जुडिशरी के अंदर डिवाइड नज़र आई, फिर एक 6 जजेस का ख़त मंजर आम पर आया कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मुबैना तौर पर उन्हें धमकियां दी गई या दबाव में लाने की कोशिश की गई। अभी ये मामला चल ही रहा था कि हुकूमत ने, लॉ मिनिस्टर ने ये बात की है कि जो जजेस का, एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज सेम करने की बात की गई है, और साथ ही साथ कि 3 साल मुद्दत की जाए चीफ जस्टिस की, या फिर उसको बढ़ा के एज को 68 ईयर्स कर दिया जाए। पीपल्स पार्टी इसमें साथ देगी विफाकी काबीना का हिस्सा बन के या अदरवाइज? देखिए, शुक्रिया। अब ये बात है कि ये 18th अमेंडमेंट में जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से अमेंडमेंट्स आई आर्टिकल 175 में, और फॉर्चुनेटली जो पहली कमेटी बनी जजेस की अपॉइंटमेंट में, पार्लियामेंट्री कमेटीज एंड जजेस अपॉइंटमेंट में, मैं उसका कन्वीनर था। मैं उसका चेयरमैन था, या आप कन्वीनर के हैं। और एक हमारा ही डिसीजन था कि जिस डिसीजन को इफ्तिखार चौधरी साहब ने अनडू किया, एक पिटिशन मुनीर भट्टी नाम के आदमी से करवा के, और हमारा डिसीजन जो पार्लियामेंट्री कमेटी का था उसको अनडू कर दिया। और उस वक़्त फेवरेटिज़म और मैं समझता हूँ नेपोटिज्म नज़र आया कि एक भरमार जजेस की जो इंडक्ट की गई इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से, और फिर कंपेल किया गया 18th अमेंडमेंट के बाद 19th अमेंडमेंट लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ उस वक्त पार्लियामेंट को रजिस्ट करना चाहिए था, एंड आई वॉज फॉर इट, क्यों मैं भी पार्लियामेंट का मेंबर था। क्योंकि अगर ये अमेंडमेंट आप लाए थे, वो बाकी दुनिया में भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं और पार्लियामेंट अप्रूव करती है जजेस की अपॉइंटमेंट को, अगर ये पार्लियामेंट को इख्तियार था तो हायरिंग एंड फायरिंग बोथ शुड बी विद दैट कमेटी। लेकिन उस कमेटी को बिल्कुल टूथलेस कर दिया। और आई स्टिल रिकॉल कि मैं एज अ लीडर ऑफ हाउस, एज अ चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी, आई वांटेड कि जी वो जजमेंट जो थी मुनीर भट्टी वाली, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। समहाउ वो नहीं हो सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक़्त की आप जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो देख लें, वो टोटल डोमेन थी जुडिशल कमीशन की। पार्लियामेंट्री कमेटी का कोई इख्तियार नहीं था। उसके इख्तियार को एक अपनी वर्डिक्ट के ज़रिए अनडू कर दिया गया। अब मैं समझता हूँ कि
एक तो उसको और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट भी हुई थी फारूक नायक साहब की सरबराही में, जो इसको एग्जामिन कर रही थी। दैट शुड बी एग्जामिन्ड, एक बात। सेकेंडली, कानून बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर मौजूदा हुकूमत समझती है तो पार्लियामेंट में आने दे, लेट इट बी डिबेटेड ओवर देयर। डू यू रिकॉल के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है? आर यू अप फॉर इट? होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ यह है कि लेट देम कम विद द कंक्रीट प्रपोजल्स। अभी ये वेग सी बातें चल रही हैं, ठीक है। अभी तो ये सारी वेग से बातें, तो उस पर कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझता। उनको प्रपोज जो है, उनकी अमेंडमेंट वो लाने दे। उसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जजेस नेवर रिटायर, जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। जैसे कनाडा में सेनेटर्स रिटायर एट द एज ऑफ 75 वंस दे आर इलेक्टेड। तो बात यह है कि अभी 65 से 68 करना या उसको 3 साल का करना, लेट दी गवर्नमेंट कम अप विद द कंक्रीट प्रपोजल्स। वो कुछ लेके तो सामने आए, जो अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, जो आईनी तरमीम लाना चाह रहे हैं, उसका बाकायदा प्रपोजल आ जाए, आप कहते हैं, उस पर डिबेट हो, फिर देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच नैयर हुसैन बुखारी जॉइनिंग अस ऑन द शो। वफाकी हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो हर आए रोज इनमें इजाफा हो रहा है। आज सदर पाकिस्तान इत्तेहाद काउंसिल ने मुल्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 10 मई को मुल्तान से बाकायदा एहतजाज का ऐलान करते हुए कहा है कि गंदम का बहरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। गंदम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा था। गंदम इंपोर्ट करने वालों ने अपनी बोटी की खातिर पूरा ऊंट ज़िबा कर दिया है। सदर किसान इत्तेहाद का मजीद कहना था कि गंदम की दरामद से $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों को 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। किसान अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बेचकर गंदम उगाते हैं। गंदम के काश्तकार के पास पैसे नहीं होंगे तो अगली फसल कैसे लगाएगा? एक तरफ मुल्क में किसान सरापा एहतजाज हैं, दूसरी तरफ न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ बल्कि मरकजी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़रूरत से ज़्यादा गंदम की दरामद पर तहकीकात पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत गंदम की दरामद में जामे तहकीकात से हिचकिचा रही है। ये कहना दुरुस्त होगा कि करप्शन का बराह रास्त ताल्लुक मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों से नहीं है। गंदम की दरामद की तमाम फैसला साजी अनवारुल हक काकड़ की अबूरी हुकूमत के दौरान हुई थी, लेकिन आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी का आगाज न होने की वजह से एक बुहरानी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और पंजाब भर में किसान सरापा एहतजाज हैं। अगर वाज़ेह तहकीकात का आगाज ना हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर मजीद दबाव में इजाफा होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्या वजह है मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत तहकीकात से हिचकिचा, पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे क्यों खामोश हैं, कीमती ज़र मुबादला के नुकसान का कौन जिम्मेदार होगा? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर। बहुत शुक्रिया खोखर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है, किसान सरापा एहतजाज भी हैं, इतनी यकीन दहानियों के बावजूद, वज़ीर आज़म की हिदायत के बावजूद कि किसानों से गंदम खरीदी जाए, उन्होंने पंजाब हुकूमत को भी ये पैगाम दिया है, वफाकी हुकूमत को भी ये पैगाम दिया है, तो ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? देखिए जी, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अंदाजा है कि नाम पाकिस्तान का नुकसान कितना कर रहे हैं जी। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो फूड सिक्योरिटी का है जी। दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। उनको ये नहीं अंदाजा कि अगर काश्तकार को इस दफा कीमत ना मिली तो अगले साल अगर काश्तकार गंदम की काश्त में कमी लाएगा तो मुल्क का कितना नुकसान हो जाएगा। हम ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इम्पोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि क्या ये मुल्क माफिया के लिए बना है कि माफिया के जो कुछ मर्जी करके चला जाए, मुल्क के साथ खिलवाड़ करके चला जाए, 6 करोड़ काश्तकारों का माशी कत्ल करके चला जाए, उसको कुछ भी ना कहा जाए। देखिए ना, हमें अब एक मिसाल सेट करनी पड़ेगी, एक एग्जाम्पल बनानी पड़ेगी कि जी इन लोगों के साथ क्या सलूक। हम उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक इन लोगों को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा। एक दूसरा यह है कि हम मुहब्बे वतन है, काश्तकार जो है नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। काश्तकार से ज्यादा मुहब्बे वतन कोई नहीं है, क्योंकि काश्तकार अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, उसकी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर है। इसलिए हम तड़प रहे हैं अपने मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन फैसलों की वजह से फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है।
कि अगर काश्तकार इस वक्त जिस तरह दिल बर्दाश्ता हो गया, जिस तरह गन्ना के काश्तकार को पैसे नहीं मिले, उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको नहीं मिली, वो अगली जो उस पे मेजर 2 फसलें आ रही हैं उस गंदम के रकबे पे, वो है कपास और चावल। अगर वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, उस पे उसके इनपुट्स नहीं डाल सकेगा, तो फिर वो क्या करेगा? देखे ना, ऑलरेडी हम यूरिया बड़ी महंगी ले रहे हैं, यूरिया इस वक्त भी ब्लैक में मिल रही है हमें। यानी कि हुकूमत को कोई ख्याल ही नहीं है कि हमने ये मसाइल किस तरह हल करने हैं। देखो ना, ये मसाइल जाके यूएनओ में डिस्कस नहीं होने, इन्हीं असम्बलियों में डिस्कस होना, इन्हीं पे। लेकिन मैं माजरत के साथ कहूंगा, मुझे एक लिहाज से मैं बड़ा दुखी हूँ इस वक्त बहुत ज्यादा, कि हमारे सियासतदान अगर आपस में मिलकर बैठ के बात ही नहीं कर सकते, अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ के कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, तो मुल्क क्या चलेगा यहाँ पे? देखे ना, आपस की जिद, लड़ाइयां, इस तरह तो मुल्क नहीं चलते होते। ठीक है, सियासी मुखालफत कहते हैं ना, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अगर वाकई में आपस में बैठ सकते, बातचीत कर सकते, तो ये मसाइल जो आजकल कहीं भी किसी भी जगह पर हमें हैं वो ना होते। लेकिन मुझे ये बताइए, मैंने जो पहले सवाल किया था कि वज़ीर आज़म ने हिदायत दी हैं, आप कहते हैं कि उनको शायद इतने मसले का इदराक भी नहीं है, तो उनकी हिदायत पे सिर्फ और सिर्फ गंदम खरीदने वाली बात पे अमल क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, वजीर आजम ने बिल्कुल अपना कुछ कोटा भी बढ़ाया है। उन्होंने जो 14 लाख टन था उसको 18 लाख टन किया है। लेकिन दैट्स पीनट, 4 लाख टन। ये 4 लाख टन पास्को है पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ पंजाब में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। फिर एक इशू और है, इस इशू को कोई नहीं इस वक्त तक एड्रेस कर रहा। क्या ये भी आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते? फर्क क्या, मेरा जिला खानेवाल है जी, ठीक है, खानेवाल की एक तहसील में पास्को है, 3 में फूड डिपार्टमेंट पंजाब है जो परचेज करता है। अब एक तहसील में परचेज हो रही है, 3 तहसीलों वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह पूरे पंजाब में सिर्फ 13 तहसीलें हैं पास्को के पास, बाकी सारी तहसीलें फूड डिपार्टमेंट के पास है। अब बाकी सारी तहसीलों का यानी कि 80% लोगों का क्या कसूर है जिनसे गंदम नहीं ली जा रही? 20% लोगों से ली जा रही है। देखिए ना, ये चीजें बैठ के डिसाइड करने वाली होती हैं, फैसला आपस में बैठ के। अगर हमारे मियाँ साहबान, नीचे भी हुकूमत उनकी है, ऊपर भी उनकी, अगर दोनों ये भी आपस में बैठ के बात नहीं कर सकते, तो फिर तो अपोजिशन से भी नहीं हो सकती। अच्छा, आप जी सही कह रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं, उसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयान आता है जहां पे बाकी तमाम लोग मुतालबा करें तहकीकात का, वहाँ पे ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब भी 3 बार के वज़ीर आज़म है मुल्क के, वो भी मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन जो उनके छोटे भाई जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, वहाँ पे ये हिदायत ज़रूर हैं कि जी ठीक है गंदम खरीद लें या कोटा बढ़ा दें, लेकिन हिचकिचाहट है इन्वेस्टिगेशन को लेके। आपको भी ये लग रहा है कि वाकई तहकीकात में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई रुकावटें हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, मैं पहला बंदा हूं जिसने एप्लीकेशन दी थी इस इन्वेस्टिगेशन के लिए, और मैंने पूरा रिकॉर्ड साथ लगाया था। ये हर चीज मैं निकाल के लेके आया था, बल्कि मीडिया को सबको भी वो रिकॉर्ड मैंने दिया। मुझसे पहले किसी के पास नहीं था कि गंदम कितनी इंपोर्ट हुई है, किस किस जहाज पे आई है, और हमारे पास कितनी गंदम पड़ी हुई थी। ये सारा रिकॉर्ड मैं लेके आया था, और कितना नुकसान हुआ इस मुल्क का, काश्तकार का और हुकूमत का अपना कितना नुकसान हुआ है। तो मैंने वो एप्लीकेशन बना के मैंने प्राइम मिनिस्टर को दी, आर्मी चीफ को दी, डीजी SIFC को दी, मिनिस्टर फाइनेंस को दी, और मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को भी दी। मैं उनका ममनून हूं कि उस पर इंक्वायरी शुरू है, लेकिन इंक्वायरी और परचेज करना ये 2 अलग मैटर है। इंक्वायरी भी हो, और वो किरदार जो है वो कैसे किरदार तक भी पहुंचे जो लोग उसमें मुलविस हैं, क्योंकि उन्होंने 6 करोड़ पाकिस्तानी काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया है। मैं तो चाहूंगा कि वो लोग फांसी लगे, क्योंकि काश्तकार इस वक्त अपने घरों में, उनके घरों में सो गए। आपने जैसे आज भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गंदम माफिया ने 100 अरब रुपए बनाए हैं और काश्तकारों का नुकसान किया। बीबी सिर्फ इस दफा 100 अरब नहीं, मैं आपको अर्ज कर दूं, आज से 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपए मन, किसी काश्तकार को 2201 रुपया नहीं मिला। एंड कंज्यूमर को गंदम मिली 6000 रुपए मन, 1700 अरब रुपया ये माफिया खा गया उस वक्त भी। देखे ना, अक्सर औकात बात होती है कि जी मैं एज ए काश्तकार, मुझे सवाल करते हैं, तुम नहीं चाहते कि गरीब को रोटी सस्ती मिले? खुदा की कसम मैं चाहता हूं गरीब को रोटी 5 रुपए की मिले, गरीब को रोटी मुफ्त मिलनी चाहिए, उसका हक है। लेकिन क्या हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखी जाती है? कोई उस पर मुशावरत होती है? कोई महकमे बैठ के काम करते हैं? यहाँ तो मैं माजरत के साथ कहूंगा कि यहाँ पे मसला और बन चुका है। चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया था। सुनने वाले हैरान शख्स रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लाइक के ऊपर नलायक नहीं बिठाया। अब जिन लोगों का ज़राअत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, दूर दूर तक, जिन्हें पता ही कोई नहीं होता, वो आके पॉलिसी बनाते हैं, अब बाख्तियार होते हैं, और फिर
अपनी मन मर्जी करते हैं वो लोग आके, किसी टेक्निकल बंदे की बात नहीं सुनते, वो अपनी मर्जी करवाते हैं वहां आके, एज ए सेक्रेटरी बैठ के या कहीं और बैठ के अपनी मर्जी करवाते हैं। यही वजह कि हमारे हम ज़राअत में क्यों पीछे चले गए हैं जी। देखे ना, अब जब पाकिस्तान बना तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए कि आज से 1.25 साल पहले हमारी 24 खवातीन आटे की लाइनों में शहीद हुई। वो किसकी वजह थी? इन पॉलिसी बनाने वालों की वजह से। ये बताइए, ठीक कह रहे हैं आप खालिद खोखर साहब, लेकिन ये बताइए, आपने जिस तरह से कहा कि सारे स्टैटिस्टिक्स, आदाद शुमार कब कैसे हुआ, कितनी गंदम इंपोर्ट की गई, कितनी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, और ऐसा भी नहीं था उस वक्त हम देख रहे थे कि कहीं खदशा हो खुदा न खास्ता कि आने वाले दिनों में हमारी गंदम की फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो लिहाजा इंपोर्ट करना लाजिम है ही है। उस वक्त आप ये जो निगरान हुकूमत कर रही थी, उस वक्त ये कहीं उनके इल्म में आप लाए थे, किसी वजीर के इल्म में, हुकूमत के, कि आप क्यों कर रहे हैं? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है जी, जबरदस्त। मैंने उस वक्त फेडरल मिनिस्टर से जाके मिला, मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, शमशाद अख्तर से। अच्छा। मैंने हर लेवल पे बात की, मैंने सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी को लेटर लिखा। हमने उस वक्त कोई किसी किस्म की हमने कमी नहीं छोड़ी थी और पूरे सबूतों के साथ हमने वहां पे बात की थी। राइट। और आज मैं मेरी बात छोड़े, आज मैं एक और इम्पोर्टेंट तरीन बात आपको बताता हूँ। आज टीवी चैनल पे उस वक्त के फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला आए हैं, तो उन्होंने कहा मैंने मना किया था कि ना इंपोर्ट करें, जरूरत नहीं है इंपोर्ट करने की, हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। ये खुद वजीर कह रहे हैं। ये खुद वजीर, उस वक्त के वजीर, आज उन्होंने कहा है, आज की डेट में कि काबीना के इजलास में उन्होंने मना किया कि मत करें इंपोर्ट। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा जी मैंने मना किया। उन्होंने कहा जी समरी में से पहले मूव हुई थी और मैंने मना करता रहा हूं, और मैंने कहा कि इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद इन्होंने इंपोर्ट कर लिया। अपने आप को वो बेबस महसूस कर रहा था। जब वो एज ए मिनिस्टर बैठा था, मैं कई दफा जाके उनसे मिला था, क्योंकि वो बहुत सारी कमेटियों में मेरे साथ था, बहुत सारी एग्रीकल्चर कमीशन में और जगह मेरे साथ था। मेरा उनसे अच्छा ताल्लुक था, मैं उनके पास किया, तो वो अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था कि मेरे अख्तियार में कुछ नहीं है, जो करता है सेक्रेटरी करता है। तो उस वक्त के वजीर आजम को आप इसमें कितना कसूरवार? ऑब्वियसली सारे इंचार्ज तो वही है ना, जो मर्जी हो। जी, मेरे पास उनका व्हाट्सएप रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने उनसे मिलने की बड़ी कोशिश की, उनके सेक्रेटरी को कॉल की, सारा कुछ कोशिश की, रिक्वेस्ट भेजी मिलने की, लेकिन हमें मुलाकात का टाइम उनसे नहीं मिला। टाइम ना मिलने की वजह खैर जायज है, उनकी हमें टाइम ना देना, क्योंकि मैं एक किसान हूँ। मुझे ऐसे लोग पाकिस्तानी और इंसान नहीं समझते, हमें वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते, हालांकि हम ही पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ही हमारे वजह से है। और दूसरा, आपके चैनल पे मैं ये ऐलान करता चलूं, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, हम 10 तारीख से एक एहतजाजी मुहिम पाकिस्तान की ज़राअत को बचाने के लिए हम कर रहे हैं, किसान को बचाने के लिए, इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए 10 तारीख से हम अपनी एहतजाज शुरू कर रहे हैं मुल्तान से जी। अच्छा। और ये इसका दायरा कार हम लाहौर तक लेके जाएंगे, फिर इस्लामाबाद जाएंगे और पूरे पाकिस्तान में होगा इंशाल्लाह। और हमारा एहतजाज जो है, हमारा एहतजाज आम एहतजाज नहीं होगा, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। अच्छा, अभी आपको मुल्तान, ये बिल्कुल सही है। आप अगर मुल्तान नहीं, मेरी पूरी बात सुन। हम मुल्तान में जो स्टार्ट ले रहे हैं, हम स्टार्ट ले रहे हैं कि हम उस दिन हमारे साथ बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगे, और हमारे तमाम जानवर, गाय, भैंसे, भेड़, हर चीज साथ होगी। और हम वहां पे ज़राअत का बाकायदा तौर पे अलामती नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, अलामती वहां पे, क्योंकि ज़राअत को मार दिया गया है। हम असल मकसद हमारा एहसास दिलवाना है। हमारा मकसद एहतजाज का सिर्फ एहसास दिलवाना है अपने मुल्क के लिए। इस मुल्क में ज़रूरी एमरजेंसी का नफाज इस वक्त जरूरी है। इस मुल्क के लिए जरूरी है कि हम कम अज कम 25 साल पॉलिसी बनाए। इस मुल्क के लिए जरूरी है, जिस मुल्क में काश्तकार को यूरिया खाद ब्लैक में मिले। आप ये कह रहे हैं कि मुल्तान से शुरू करेंगे अपना एहतजाज 8 मई को, 10 मई को और लाहौर में ख़त्म करेंगे, तो ये ख़त्म हो जाएगा या वाकई वहां पर धरना देंगे कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम नहीं उठ रहे? नहीं, बिल्कुल धरना देंगे और इस्लामाबाद भी जाएंगे। ओके, देखिए ना, हमारी आप नियत देखिए, हमारी नियत क्या है। हमारी नियत ये है कि इस मुल्क में एग्रीकल्चर इमरजेंसी नाफिज हो। हमारी नियत ये है कि हुकूमत बैठ के सोचे कि 10 साल काश्तकार को इनपुट यूरिया कितनी चाहिए, डीएपी कितनी चाहिए, पोटाश कितनी चाहिए, ठीक, उसको डीजल कितना चाहिए, उसको बिजली कितनी चाहिए। वो कम से कम 25 साल प्लान नहीं बनाते, 10 साल प्लान ही बना ले।
यहाँ पे क्या होता है, ये प्लांट बंद हो गया, ये प्लांट बंद हो गया, कमी आ गई फला, और हमने 2000 रुपया ब्लैक में खाद खरीदी। देखे ना काश्तकार क्या करे, क्या काश्तकार पाकिस्तानी नहीं है, क्या काश्तकार इंसान नहीं है, क्या काश्तकार के जज्बात नहीं है, क्या काश्तकार के बच्चे नहीं है। छोटे काश्तकार के तो इस वक्त ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे, ना उसके बच्चों की, खुदा की कसम में खा के कहता हूँ, उसकी बच्चों की तालीम और सेहत के हालात भी नहीं अच्छे इस वक्त। उनके घरों में जाए, आज जितनी पैदावार हुई थी इस पाकिस्तान में, आज बैसाखी मना रही होती इस गंदम के ऊपर, जश्न मना रहे होते काश्तकार, पूरा मुल्क जश्न मना रहा होता, लेकिन आज काश्तकारों के घरों में खुदा की कसम सो गए। सही आप कह रहे हैं कि आपको ठीक है, ज़रूरी इमरजेंसी की ज़रूरत है और अपने एहतजाज में आप लोग ज़राअत का अलामती जनाजा पढ़ाएंगे क्योंकि ज़राअत को बिल्कुल मार दिया गया। टू वाइंड अप, खालिद महमूद खोखर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आज घबराहट का शिकार है। इलेक्शन पोल्स बता रहे हैं कि मोदी भारत के तीसरी बार वजीर आजम बन सकते हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की हिचकिचाहट कुछ और ही दास्तान बयान कर रही है। इंतखाबी नतायज नरेंद्र मोदी की तवक्कुआत से बरक्स भी आ सकते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार इंतखाबी मैदान में उतरे तो भारतीय अपना रोशन मुस्तकबिल देख रहे थे। भारतीय अवाम को मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाए जा रहे थे। यकीन दिलाया जा रहा था कि हम मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर बनाएंगे, बदउनवानी को ख़त्म करेंगे, रोज़गार के ज़राए फराहम किए जाएंगे और ब्लैक मनी को भारतीय मईशत में वापस लाएंगे। शाइनिंग इंडिया का नारा मोदी की शनाख्त कहलाता था। 2019 में मोदी दूसरी बार वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाबी मैदान में उतरे तो रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब तो पूरे ना कर सके, मगर इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए मोदी को एक और स्लोगन की तलाश थी। पाकिस्तान मुखालिफ नारे से बेहतर क्या नारा हो सकता था? मकबूजा कश्मीर में एक झूठी दहशतगर्दी की कार्रवाई और फिर पाकिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से बेहतर क्या कहानी हो सकती थी? भारतीय फिर से धोखा खा गए। भारतीयों ने खुलकर मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। मोदी इंतखाबी मैदान में फातेह डिक्लेयर हुए। इंतखाबात में मोदी ने तारीखी कामयाबी हासिल की। वोटिंग के तमाम 7 मराहिल मुकम्मल होने तक किसी भी किस्म के एग्जिट पोल जारी नहीं किए जा सकते। इंतखाबी अमल 1 जून को मुकम्मल होगा और इलेक्शन कमीशन 4 जून को इंतखाबी नताइज का ऐलान करेगा। 2 इंतखाबी मरहले मुकम्मल होने के बाद ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि बीजेपी की ख्वाहिश के मुताबिक इंतखाबात में अवामी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। भारतीय अवाम के पास नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का वोट देने के लिए वजूहात नाकाफ़ी मालूम हो रही हैं। गुज़श्ता 2 अदवार के दौरान नरेंद्र मोदी रोज़गार फराहम करने का वादा पूरा करने में नाकाम रहे। बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ। 80% भारतीयों के मुताबिक 2014 के बाद से उनकी सालाना आमदनी में कमी हुई है और उनकी कुव्वत खरीद पहले की निस्बत बहुत कम हो चुकी है। यकीनी तौर पर मोदी भारत में आज भी एक मकबूल लीडर हैं। आज भी वोट भारतीय जनता पार्टी की बजाय मोदी की ज़ात को मिलता है। पार्टी की दीगर लीडरशिप को भारत के बहुत सारे इलाकों में उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतहाई हकारत से देखा जाता है। गुज़श्ता 1 माह से जारी मुस्लिम मुखालिफ बयानिया नरेंद्र मोदी की बेचैनी को बयान करता है। अपोजिशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पर भी हमले तेज हो चुके हैं। उनकी पार्टी के मंशूर को मुस्लिम लीग का मंशूर करार दिया जा रहा है। हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारी जायदादें मुसलमानों को दे दी जाएंगी। कांग्रेस पार्टी पर इल्जामात एक तरफ, भारतीय वजीर आजम को मुकम्मल भारत की नुमाइंदगी करनी चाहिए, मगर ऐसा मालूम हो रहा है कि मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी ने अपना शहरी ही मानने से इनकार कर दिया है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को शिकस्त हुई तो भारत में इस्लामी शरई कानून नाफिज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस सिर्फ मुस्लिम आबादी के खिलाफ नफरत पैदा करके हिंदुओं का वोट हासिल करना है। भारत की बहुत सी कमज़ोर अपोजिशन जमातों को भी ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी में जम किया गया है। बहुत से सियासी रहनुमा जिन पर करप्शन के केसेस चल रहे थे, उनको डराकर और कानूनी कार्रवाई से बचाने की गारंटी देकर अपनी पार्टी में शामिल किया गया है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एक मजाक बन चुकी है और कहा जाता है कि पार्टी की वॉशिंग मशीन सब दागदार सियासतदानों को साफ सुथरा कर देती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत से ऑपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद की कोशिश में भी मसरूफ है।
उत्तर प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी की मिसाल हम सब के सामने है। ये वही जमात है जिसने कुछ साल पहले मोदी के खिलाफ लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी और अब दोनों पार्टियों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात कायम हो चुके हैं। मोदी ऑपोजिशन पार्टी के सरबराहान को कानूनी कार्रवाइयों में भी उलझाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को करप्शन केस की बुनियाद पर जेल में डाल दिया गया है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली और पंजाब में बरसरे इक़्तिदार है, उसके सरबराह के खिलाफ अभी तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं करवाई गई। इंतखाबी मुहिम के आगाज पर मरकजी अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। गुज़श्ता माह पार्टी के सरबराह राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर लूटी हुई रकम की तलाश में रेड भी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के इक़दामात एक मकबूल पार्टी और एक मकबूल लीडर के इक़दामात मालूम नहीं होते। ऐसा मालूम होता है कि पार्टी की मकबूलियत में कमी हो रही है। 2019 के इंतखाबात का फिर से तज़किरा किया जाए तो आपको बताते चलें कि 6 रियासतों में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। 3 रियासतों में 1 सीट के अलावा तमाम पार्लिमानी नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। 2 रियासतों में 2 पार्लिमानी नशस्तों के अलावा तमाम नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इन तमाम रियासतों में बीजेपी का ग्राफ हर सूरत नीचे ही आएगा। अगर मोदी इन रियासतों में कुछ सीटें हार जाते हैं तो मोदी अपनी अक्सरियत खो देंगे, जो कि सिर्फ 32 नशस्तों तक महदूद है। और सबसे अहम बात, 2019 में दहशतगर्दी के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नारा मोदी के लिए इंतहाई मुफीद साबित हुआ था। इंतखाबात 2024 में ऐसा कुछ नहीं है। मोदी के पास ना शाइनिंग इंडिया का नारा है और ना ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का नारा। मोदी की बौखलाहट और बेचैनी बताती है कि हालात 2014 और 2019 की तरह साजगार नहीं है। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.